देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मधुबनी विधानसभा क्षेत्र सीट की। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी लोकसभा सीट के अंदर आता है। मधुबनी जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय पर यह विधानसभा सीट लगातार दो चुनाव से यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार समीर महासेठ विधायक हैं। और उससे पहले अगर जाएंगे तो लगातार चार चुनाव 2005 का दोनों और फिर 2010 का चुनाव जीतने में वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामदेव महतो कामयाब रहे थे। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में वो चुनाव सीटें जहां 4 बार लगातार जीते रामदेव महतो, लेकिन उसके बाद से लगातार 2 बार से वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार समीर महासेठ वहां के विधायक हैं। इससे पहले वर्ष 1990 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में और 95 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में समीर महासेठ के पिता राजकुमार महासेठ वहां से चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इस मधुबनी विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, कौन से कारक है जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं 2025 में, और किसका रास्ता खुलेगा। क्या समीर महासेठ हैट्रिक बना पाएंगे? 15 में जब नीतीश कुमार साथ थे तब भी जीत हुई, 2020 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब भी जीत हुई। क्या 2025 में भी चुनाव जीतने में कामयाब रहेंगे? जानते हैं यह विधानसभा सीट ऐसी है जहां पर कि मुसलमानों की आबादी सबसे अधिक है, सबसे अधिक। लेकिन मुख्य मुकाबले में किसी भी गठबंधन से कोई मतलब एनडीए और महागठबंधन ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया है। और एक बात मैं आपको प्रारंभिक रूप से बता दूं, बीजेपी जब भी जीती वहां से कोई ना कोई मुसलमान उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में रहा, तब बीजेपी के रामदेव महतो की जीत हुई है। यह बात मैं एक मार्के की बात आपको बता रहा हूं, तो आपको इस विधानसभा सीट के समीकरण को समझ पाने में ज्यादा आसानी होगी। मतलब आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, जब वहां किसी भी गठबंधन से बीजेपी के खिलाफ मुसलमान उम्मीदवार प्रमुख दलों से रहा, बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई। और जब मुसलमान आना बंद हुआ तो बीजेपी की राह कठिन हो गई। ठीक है, जितना छोटा कद मुसलमान नेता का उतना बड़ा मार्जिन बीजेपी का। ठीक है, राष्ट्रीय सबसे बड़े मार्जिन तब होती थी बीजेपी की जब राष्ट्रीय जनता दल वहां से किसी मुसलमान को टिकट दिया करता था। ठीक है, ये तो चलिए जानते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। सबसे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में समीर महासेठ ने वीआईपी, चूंकि उस बार वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी एनडीए का अंग थी, तो वीआईपी से सुमन महासेठ चुनाव लड़े थे और सुमन महासेठ को 6814 वोट से समीर महासेठ ने हराया था। दोनों एक ही वर्ग के। तीसरा उम्मीदवार भी लोक जनशक्ति पार्टी के अरविंद कुमार पूर्वे भी एक ही समाज के थे, एक ही वर्ग के थे, वैश्य समाज के थे, सूरी जाति के थे। ठीक है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वहां पर जो ध्रुवीकरण था एक अलग प्रकार का था। तीनों मुख्य उम्मीदवार एक ही समाज के। लेकिन तो फिर सवाल यह था कि महागठबंधन के साथ मुसलमानों का समर्थन था, एनडीए के साथ अगर देखेंगे तो वहां पर जो मुसलमान मतदाताओं के एग्रेशन के खिलाफ एकजुट होने वाले मतदाताओं का समर्थन था। क्योंकि सुमन महासेठ की पहचान बीजेपी के नेता के रूप में बड़ी थी, वीआईपी के टिकटार्थी के रूप में छोटी थी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था। तो सवाल ये उठ रहा है इस बार के चुनाव में वहां से 4 प्रमुख उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबले में दिख रहे हैं समीर महासेठ और माधव आनंद। समीर महासेठ राजद के उम्मीदवार हैं, उद्योग मंत्री भी रहे हैं। तेजस्वी यादव के और नीतीश कुमार की 17 महीने की सरकार में उद्योग मंत्री रहे समीर महासेठ। मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं। तो इनका मिलनसारता, इनका मृदुभाषिता क्या इनको तीसरी बार चुनाव जिताने में कामयाब हो रही है? ये सब निर्भर कर रहा है कि इनका वोटर टूट तो नहीं रहा है। क्या इनके वोटर जन स्वराज के जो अनिल मिश्रा हैं, क्या बीजेपी के वोट बैंक को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि अनिल मिश्रा भी मुख्य मुकाबले में आने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो कितना प्रभावी होते हैं। वो जितना भी वोट काटेंगे वो वोट किसका कटेगा?
माधव आनंद का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वोट कटेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का वोट कटेगा, जो वोट मिलेगा अनिल मिश्रा को, और साथ ही रशीद खलील जो AIMIM के उम्मीदवार हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर भी दर्द है कि सबसे बड़ी आबादी उनकी है, लेकिन उनका प्रतिनिधि अब उनको कोई टिकट नहीं देता, ये दर्द है उनका, ठीक है। और इसी दर्द को और ज्यादा उसमें घी डाल रहे हैं दर्द में AIMIM के उम्मीदवार और AIMIM के प्रचारकर्ता। अब इसका क्या असर पड़ता है, क्योंकि इस क्षेत्र में देखेंगे तो केवल मधुबनी ही नहीं, बल्कि मधुबनी के साथ साथ केवटी, मधुबनी के साथ साथ बिस्फी, ऐसे विधानसभा सीटों पर भी AIMIM ने उम्मीदवार देकर RJD को चुनौती दिया है और कहा है कि क्या मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए है तेजस्वी यादव के लिए, ये बड़ा सवाल है। तो अब इस सवाल का जवाब, यदि मुसलमान मतदाताओं ने AIMIM के पक्ष में गए तो वो नुकसान किसका होगा, वो नुकसान होगा समीर महासेठ का। जितना भी वोट AIMIM के उम्मीदवार रशीद खलील काटेंगे वो सब नुकसान होगा महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार समीर महासेठ का, और अनिल मिश्रा जनसुराज के उम्मीदवार वो जो वोट काटेंगे वो वोट कटेगा किसका, माधव आनंद का। लेकिन एक और फैक्टर है जिसकी कीमत NDA को चुकानी पड़ सकती है। NDA को चुकानी यह पड़ सकती है कि NDA ने जो सामाजिक समीकरण है उसकी कई लोगों की शिकायत है कि उसकी अवहेलना किया है। वहां मुख्य मुकाबले में अगर सबसे बड़ा सामाजिक समूह के रूप में देखेंगे तो मैंने कहा मुसलमान, वैश्य, ब्राह्मण और उसके बाद कोई नहीं जाति, ये प्रमुख जातियां रही है जिसका कि प्रभाव मधुबनी शहर विधानसभा सीट पर रही है, जिनकी आबादी रही है। लेकिन मधुबनी में जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा का उम्मीदवार है वो भूमिहार जाति से आते हैं, जिनकी संख्या मुश्किल से 2000 के आसपास है वहां। तो एक ही परिस्थिति बनती है जब वहां NDA के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, और वो हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में जिस प्रकार जातिगत नहीं बल्कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पक्ष में धार्मिक ध्रुवीकरण हो। एक यही शर्त होगी जब माधव आनंद चुनाव जीतने में कामयाब हो सकते हैं। इसके अलावे धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावे और कोई समीकरण ऐसा नहीं बनता जिससे माधव आनंद इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि जिन जाति वर्गों की अवहेलना NDA ने किया, वहां NDA ने वैसे उम्मीदवार नहीं दिया। पिछली बार लगातार वैसे उम्मीदवार लड़ रहे थे वहां से, तो वैसे अब एकजुट हो गए राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार समीर महासेठ के पक्ष में। एक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है कि ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं होने के कारण, मजबूत उम्मीदवार NDA से नहीं होने के कारण, या कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होने के कारण NDA से जो कि ब्राह्मण के अलावे भी, जैसे कोयली जाति के उम्मीदवार जब हुआ करते थे रामदेव महतो, तो उनकी जाति की भी आबादी है, वैसे होता है तो अपनी जाति की भी आबादी है, साथ में ब्राह्मण जब प्लस करता है तो फिर वो विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसा कुछ बेस वोट उम्मीदवार की अपनी जाति का नहीं निकल कर आ रहा है, जिस कारण से दो चीजें होने की संभावना है। एक तो ब्राह्मण मतदाताओं की उदासीनता, और वो स्पष्ट दिख रही है मधुबनी में। ब्राह्मण मतदाता उदासीन है, कोई भी जीत चाहे हमें क्या। कई बीजेपी के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको लगता है कि एक बार अगर माधव आनंद की जीत हो गई तो फिर ये ट्रेंड बन जाएगा यहां मधुबनी में। तो यह भी आप कह सकते हैं NDA के खिलाफ जा रहा है कि अगर एक बार कोई, माधव आनंद फैक्टर नहीं है, फैक्टर उनकी जाति है कि अगर एक बार जिता दिया NDA के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, तो फिर वो सीट पर प्रमाणित दबाव बन जाएगा। तो ये सब कई ऐसे विषय हैं जिनका जवाब तो आने वाले 6 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन परिणाम जो समीकरण मैंने बताया है उसी के इर्द गिर्द रहना है। आज के दिन अगर मैं कहूं मेरा व्यक्तिगत, तो दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के समीर महासेठ आगे दिख रहे हैं। अगर आज वाली स्थिति बनी रहे तो समीर महासेठ हैट्रिक बन रहा है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।